इस वीडियो में हम 15 और 16 दोनों दिन की करंट अफेयर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि किस हाई कोर्ट द्वारा मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, दूसरा है मद्रास हाई कोर्ट, तीसरा है दिल्ली हाई कोर्ट और चौथा है कोलकाता हाई कोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट। देख लेते हैं एक बार। देखो, असल में ना ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको पता है कि ये ह्यूमन हार्मोन होता है और इसको आपको पता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। तो इसके बारे में हम जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए, क्योंकि एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए मैं एक बार ये फिगर इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको एक बार ना इसमें से ग्लैंड्स की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस कहाँ है, पीनियल ग्लैंड्स कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है। और ये जो थाइमस ग्लैंड है इसके बारे में विशेष तौर पर याद रखना, क्योंकि लोग थैलेमस और थाइमस में कन्फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो सारी ग्लैंड्स के बारे में आपको याद रखना है, कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शहर की डेयरियों में मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और ऑक्सीटोसिन एक मानव हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और इस हार्मोन का प्रयोग माताओं को बच्चों को जन्म देने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से बचाने में किया जाता है, ये भी याद रखना है। और दुधारू पशुओं द्वारा अधिक दूध देने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन है 10%, 20%, 33% या 50%। देखो, इसमें ना आप ये महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है, क्योंकि अच्छा एक बात सोच के देखो कि जब से सुप्रीम कोर्ट भारत, मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, तो जब से जजेस की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लगभग कितने जजेस की नियुक्ति हुई है, तो मान के चलो 268 जजेस की नियुक्ति हुई है, जो कि एक फैक्ट है। ठीक है, अगर मैं ये प्रश्न करूं आपसे कि अनुमान लगा करके देखो इन 268 जजों में से कितनी महिलाओं की नियुक्ति हुई होगी, सोच के देखो कितनी हुई होगी। किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हो सकता है 20% रही हो, 25% रही हो, या फिर हो सकता है कोई सही ठीक ठाक जा रहा हो तो सोचे कि केवल 10% ही रही हो, यानी कि हो सकता है केवल 25 से 27 या 30 महिलाएं ही नियुक्त की गई हों 268 में से। लेकिन असल में ना अगर आप ये सोच रहे हो, ये भी डाटा आप बड़ा सोच रहे हो, क्योंकि महज 11 महिलाओं की नियुक्ति की गई है 268 में से। समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो रेशियो है वो कितना छोटा रेशियो है। यानी 268 जजों की अगर नियुक्ति हुई है तो उनमें केवल 11 महिलाएं। क्या इस तरीके से हम देश का सशक्तिकरण करेंगे? महिलाओं का सशक्तिकरण क्या इस तरीके से होगा हमारे देश में? याद रखना, मैंने कहा था एक डायरी बनाना, उस डायरी में आप अलग अलग सेक्शन बांट दीजिए। एक सेक्शन बांटिए क्या, एक सेक्शन बांटिए एनवायरनमेंट का, एक सेक्शन बांटिए किसका, महिलाओं का। ऐसे कुछ सेक्शन स्पेशली बांट दीजिए और ये मेंशन करिए, ये चीज़ भी, ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, और ये आगे से देख के लिख लेना। असल में पहले ये देख लेते हैं कि जो आरक्षण लागू हुआ है वो 33% लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब ये देखो पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 268 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल 11 रही है। ठीक है, इस पॉइंट को कहाँ लिख लेना है, अपनी डायरी में लिख लेना है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में 35% महिला न्यायाधीश थी, जबकि हाई कोर्ट में केवल 13% महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और इसमें से ना देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदों में महिलाओं के लिए किया गया है ना, तो ये अगर समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या चीज़ है, तो देखो ऐसा होता है किसी भी कोर्ट में जो वकील जो होते हैं ना, भाई वकीलों से ही चुन के तो जजेस जाते हैं। ठीक है, और यहीं से तो फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते हैं जजों में से ही। तो क्या होता है कि अगर इनमें वकीलों की, जजों की, जो एक किसी भी कोर्ट को संभालने के लिए, किसी भी कोर्ट में जितने भी वकील होते हैं, जितने भी जजेस होते हैं, उन सब के लिए ना एक एसोसिएशन होती है, बार एसोसिएशन। ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वकील काम करते होंगे उन सब की एक एसोसिएशन होगी, उसको क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन होगी। ठीक है, तो उसमें जब बहुत सारी महिलाएं अगर उसमें पहुंचेंगी तो वहां से उनके जजेस बनने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर यहीं नहीं पहुंच पाएंगे तो जजेस नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पहुँचना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो बार एसोसिएशन है उसमें आरक्षण दिया है 33% का। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसलिए याद रखना है इनको। कि न्यायमूर्ति फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। याद रखना है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ये बात अलग है कि 2027 में डॉक्टर वी नागरत्ना के बनने के चांसेस हैं,
लेकिन अभी तक कोई नहीं बनी है, ठीक है, याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी फैक्ट अगर कभी भी आप महिलाओं के ऊपर अगर ऐसे लेकर आए तो ऐसे फैक्ट्स को डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, हाँ महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, हमारी जनता के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ आपको कुछ फैक्ट रखने पड़ेंगे कि महिलाओं की कितनी स्थिति बुरी है, समझ में आ रहा है। तब आप अगर रखोगे कि हाँ अगर हम ऐसा आरक्षण देंगे तो इससे फ़ायदा होगा, तब महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, तो बात रिलेवेंट लगेगी, जेन्युइन लगेगी, ठीक है। आगे देखो, लीला सेठ भारत में एक राजकीय उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश थी। लीला सेठ ने 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी। इसके बाद 1991 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी भी महिला को नहीं चुना गया है। ऐसी संभावना है कि 2027 में वी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि महाराष्ट्र। देख लेते हैं एक बार। देखो, महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा बाघों को चंद्रपुर जिले के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की योजना को लेकर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखो, अगर देखा जाए ना तो ये जैसे कि ये महाराष्ट्र है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये लगभग इस जगह पर है ताडोबा टाइगर रिजर्व, और लगभग इस जगह पर जो संजय गांधी टाइगर नेशनल पार्क है, इसी जगह पर लगभग यहाँ पर मान के चलिए आप, जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ पर जो बाघों के स्थानांतरण को लेकर चर्चा में बना हुआ है ये, ठीक है। तो ऐसे करके हल्का सा इसकी लोकेशन दिमाग में रखनी है और याद रखना है कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला कह रहा है कि चर्चा में रहा दारफुर क्षेत्र किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है अल्जीरिया, सूडान, मोरक्को या जाम्बिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि सूडान। देखो, मैंने बताया था आपको एक बार अभी तो इतना समय नहीं है कि हम इसकी पूरी जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष पर चर्चा करें, एक बार हम कर चुके हैं, लेकिन ये संघर्ष ना चलता रहता है और इसकी चर्चा फिर से होनी है, हमें पता है। तो अभी हमारा क्या है कि हम कवर कर रहे हैं पिछली जितनी भी करंट अफेयर है, तो इस दौर में हम नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को ज़्यादा, जो कहानी है उसको ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। तो जल्दी में हम क्या करते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि सूडान में ना संघर्ष चल रहा है और संघर्ष के चलते ना वहाँ पे लोग ना भूखमरी आ गई है बहुत बुरी तरीके से। तो उस दारफुर एरिया में ना इतनी ज़्यादा भूखमरी आ गई है कि लोग छिलके और पत्तों को खा खा के अपनी भूख मिटा रहे हैं, और ये यूएन ने मेंशन किया है, इसलिए क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं। दारफुर पश्चिमी सूडान में स्थित एक क्षेत्र है। ये जो एरिया है, जैसे ये देखो, ये सूडान है, हमें पता है, और इस सूडान का ये वाला जो क्षेत्र है ये है दारफुर क्षेत्र, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार उस क्षेत्र को जाकर के, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले कि दारफुर पश्चिमी सूडान में स्थित एक क्षेत्र है जो लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमा से लगा हुआ है। किस से? लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है। अगर देखना चाहें तो ये देखिए, लीबिया कहाँ है, ये लीबिया है, ये चाड है, और ये है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है। अब देख लीजिए, हाल ही में भूखमरी के कारण यह क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ भूख मिटाने हेतु लोग घास छिलकों पर निर्भर होते जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत दर्द भरी कहानी है, क्योंकि सबसे इस दुनिया का ना जो गरीबी है, इस गरीबी में जो सबसे बुरी स्थिति है ना वो भूखमरी होती है। भूखमरी से ज़्यादा बुरी स्थिति है नहीं असल में, अगर देखा जाए तो कोई, ठीक है। तो यहाँ पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बड़ी सैड चीज़ है कि 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है। चलो यहाँ पे, और ये पता है ये असल में किस लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं गरीब, बस संघर्ष बहुत बुरी तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पर क्यों संघर्ष चल रहे हैं? तानाशाही के चक्कर में, कुछ क्षेत्रों में तानाशाही के चक्कर में संघर्ष चल रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही सिंकुला सुरंग, इसे सिंगोला सुरंग भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तीसरा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और चौथा है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। याद रखना है आपको ये चीज़ कि लद्दाख के लेह को और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की मनाली से जोड़ने वाली जो अभी नई कनेक्टिविटी जो शुरू करी गई है, जो सुरंग है, उस सुरंग का नाम है सिंकुला सुरंग या सिंगोला सुरंग, ठीक है। तो इसमें जो इन दोनों क्षेत्रों को जो मिलाने वाली सड़क है, जो रास्ता है, उसी पर जो एक दर्रा है, सिंगोला दर्रा, क्या नाम है? सिंगोला दर्रा। एक सिंगोला दर्रा है जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। उसी में ये सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, याद रखना है, ठीक है। देख लेते हैं। यह सुरंग मनाली से, देखो, यह सुरंग मनाली से लेह तक सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस सुरंग का निर्माण कार्य होने पर यह सुरंग 15,800 फीट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। अभी वर्तमान में दुनिया की जो सबसे ऊंची सुरंग है वो चीन की मिला सुरंग है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में बासमती चावल की बीमारी बैकाने से निपटने के लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम विकसित किया गया है। ये जो बैकाने है ना, इस बीमारी को याद रखना है, ये बहुत ही आम बीमारी है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है, आम बीमारी है, होती रहती है। किस में होती है? ये बासमती चावल की बीमारी है, ये याद रखना है। देखो, जब ऐसी बीमारियाँ जो चर्चा में आती हैं तभी तो फिर ये एग्जाम का हिस्सा बनती हैं। आपको पता है कि जो फसलें हैं उनके रोग वगैरह आते रहते हैं, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आते ही आते हैं। और ये आरओ जैसे एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ना ये चीज़ याद रखनी है आपको कि ये जो बैकाने है वो किससे संबंधित है? बासमती चावल की बीमारी है, ठीक है। और इसके लिए जो बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम विकसित किया गया है वो किसके द्वारा? हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब या जम्मू कश्मीर, किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका उत्तर है सी, यानी कि पंजाब के द्वारा, ठीक है। कैसे? देख लेते हो एक बार, देख लेते हैं एक बार। बासमती चावल की आम बीमारी फुट रोड या बैकाने से निपटने के लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जगह पर मतलब ये ना कहे कि किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है या किस राज्य में विकसित किया गया है, हो सकता है इंस्टीट्यूट के नाम दे दे यहाँ पर, ठीक है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा नाम आते हैं। आपको पता होगा जब भी किसी इंस्टीट्यूट का नाम आता है, आईआईएससी बेंगलुरु, तो इनके नाम जरूर आते हैं क्योंकि ये फेमस हैं, जो अक्सर नई रिसर्च करते रहते हैं। तो वहाँ पर बीच में अगर ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय दे दे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई होगा तो इन तीनों में से कोई होगा, ये कहाँ से हो सकता है बेचारा, इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। तो याद रखना है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च करा गया, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे आ जाते हैं कि हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट का परिचालन शुरू हुआ है? डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, इसको बोलते हैं DAC+S टेक्नोलॉजी, यानी कि डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लस स्टोरेज। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे कि ये है, ये प्लांट है, अब इसके अंतर्गत क्या है कि ऐसे करके एयर जाएगी इसमें, ठीक है। और एयर जाने के बाद में इधर स्वच्छ एयर निकलेगी, इधर ये CO2 को स्टोर कर लेगा। किसको? CO2 को ये प्लांट स्टोर कर लेगा और उसको क्या है कि CO2 को गर्म करके और नीचे ज़मीन में क्रिस्टल फॉर्म में जमा कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके क्या करेंगे, ये इन्वायरमेंट से CO2 को कम कर रहे हैं। क्या समझ में आई पूरी कहानी? जी हाँ। और ये जो प्लांट की बात करी जाए कि नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि आइसलैंड। याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इस प्लांट का नाम क्या है? इसका नाम है मेमत। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो, हाल ही में आइसलैंड में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज यानी DAC+S टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट मेमथ का परिचालन शुरू हुआ है, ठीक है, याद रखोगे इसको। एक अब DAC+S टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीकी है, ये किसी भी स्थान पर वायुमंडल से सीधे CO2 कैप्चर करती है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपको इंग्लिश वालों को ये देख लेना है, ठीक है, इंग्लिश वालों को यहाँ से देख लेना है। और ये जो चित्र है ना, मैंने यहाँ पर एक वीडियो लेके आया हूँ, एक बार इसको देखिए कि किस तरीके से ये करती है। जैसे अगर देखा जाए तो ये देखो, ये इस क्षेत्र से ये वायु को ले रही है और इधर CO2 फ्री एयर निकल रही है, यानी CO2 इसके एयर के साथ में बाहर निकल ही नहीं रही है। और ये जो यहाँ पर जमा हो रही है ना, ये इस क्षेत्र में ये CO2 जमा हो रही है, ठीक है। अब इस CO2 को क्या करेंगे, वो गर्म कर देंगे और इसको क्रिस्टलाइज करके और नीचे ज़मीन में दफना देंगे। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। ये क्या है? ये है DAC+S टेक्नोलॉजी, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या है? सैम पित्रोदा, रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर और सलमान रुश्दी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, देख सकते हैं ये आर्टिकल में भी छपा हुआ है, रस्किन बॉन्ड को अवार्ड किया गया है। पता है इनकी ना कुछ रचनाएँ हैं जो एकदम एवरग्रीन रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और जो वनडे एग्जाम है उनकी फेवरेट रही हैं, वनडे एग्जाम में तो अक्सर पूछी जाती रही हैं। तो आपको इनकी एक बार रचनाओं को भी दिमाग में रखना है कि कौन कौन सी रचनाएं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि फेलोशिप किसी लेखक को अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। यह साहित्य के अनमोल धरोहर के लिए आरक्षित है, यानी दिया जाता है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं जैसे कि वंस अपॉन ए मॉनसून टाइम, याद रखना है। एंग्री रिवर कितनी महत्वपूर्ण है, कम से कम 10वीं बार पूछी गई होगी। स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ठीक है। और ऑल रीड्स लीड टू गंगा, ये भी पूछी गई है रचना कई बार। वैग्रेंट्स इन द वैली, ठीक है। ये सारी की सारी रचनाएं आपको दिमाग में रखनी है कि ये रस्किन बॉन्ड की रचनाएं, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसी नहीं है कि आप अगर इन रचनाओं को याद रखोगे ये डायरेक्ट एग्जाम में आएंगी, नहीं। ऐसा हो सकता है कि 4 ऑप्शन आए, उनमें से हो सकता है ये कब काम दे जाएंगी तुम्हें पता नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ना रचनाएं। 4 ऑप्शन में से हो सकता है 1-2 ये मिल जाए, तो वहाँ से आप इनको एलिमिनेट करके उत्तर निकाल सकते हो किसी अन्य प्रश्न का। समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव यानी कि ICCI के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा सभी ग्लेशियर खत्म होने वाला दुनिया का पहला देश हो सकता है? समझ में आ रहा है? यानी कि पहला देश हो सकता है जहाँ के सारे ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। इसका उत्तर है इक्वेडर, वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना में से इसका उत्तर है बी, यानी कि वेनेजुएला। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है ना कि यहाँ पे एक वेनेजुएला में क्या है कि एक ग्लेशियर है, इसका नाम है हम्बोल्ट। क्या नाम है? हम्बोल्ट। इसको ला कोरोना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ला कोरोना। अजीब किस्म का नाम है ना, ला कोरोना। ठीक है, अब ये ग्लेशियर सिकुड़ना शुरू हुआ, और इतना सिकुड़ा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये सिकुड़ने का मतलब क्या है? सिकुड़ थोड़ी गया है, कैसे सिकुड़ गया? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। ठीक है, और बर्फ़ के पिघलते 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 ये इतना छोटा होता गया कि अब ये जो ग्लेशियर के पैरामीटर होते हैं ना आईसीसीआई के अनुसार, उन ग्लेशियर के पैरामीटर पर ही खरा नहीं उतर रहा है। समझ में आ रहा है? ये स्थिति पहुंच चुकी है, और ये जीता जागता प्रमाण है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन, देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। करंट अफेयर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, दिमाग में डालो। ये करंट अफेयर को सिर्फ करंट अफेयर की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। करंट अफेयर वो है जो आपके मेंस आंसर राइटिंग को इतना ज़्यादा वजनिक बना देगी कि सच में उसमें मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप जलवायु परिवर्तन पर अगर कोई निबंध लिख रहे होंगे या कोई भी चीज़ कर रहे होंगे ना, या फिर कोई प्रश्न छोटा मोटा लिख रहे होंगे, तो उसमें अगर आप ये हल्की सी लाइन डाल दोगे कि भाई वेनेजुएला हाल ही में ऐसा देश बन गया है जिसके सारे ग्लेशियर खत्म हो गए, या फिर इस हम्बोल्ट ग्लेशियर या ला कोरोना ग्लेशियर का एग्जाम्पल डाल दोगे ना आप, लिखने वाले जो जैसे आपने जो डायरी बनाई है उसमें लिख सकते हो, ये महत्वपूर्ण है, तो ये वजनिक होगा, ये उसमें वेटेज निर्धारित करेगा। समझ में आ रहा है? देख लेते हैं। आईसीसीआई के अनुसार वेनेजुएला का हम्बोल्ट या ला कोरोना नामक आखिरी ग्लेशियर इतना सिकुड़ गया है कि अब वह ग्लेशियर कहलाने के मानदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है। यह ग्लेशियर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है तथा वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। आगे देख लेते हैं कि 13 मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ है, और यह सैन्य अभ्यास 26 मई 2024 तक जारी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और लगता है इसमें अब एक स्लाइड लाना मैं भूल गया। असल में मैंने एक स्लाइड बनाई थी जिसमें क्या था कि फ्रांस के साथ जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं उन सबको बताया था कि भाई थल सेना कौन से हैं, वायुसेना कौन से हैं, नौसेना कौन से हैं, और इसके साथ मान के चलो इसके साथ जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि 2024 के जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं अभी तक किसी भी देश के साथ भारत के, वो सारे के सारे जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी सैन्य अभ्यास थे सबकी एक लिस्ट थी। वो पता नहीं कैसे रहेगी, लेकिन अगली वीडियो में इस लिस्ट को मैं ज़रूर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।